हेलो क्लास एट्थ स्टूडेंट्स। आप लोग अपना होमवर्क नहीं सेंड कर रहे हैं बच्चों। अगर आप असाइनमेंट भेजने में इतनी लापरवाही करेंगे तो आपको फिर रेगुलर स्कूल बुलाना पड़ेगा और वहीं पे आपका गृह कार्य पूरा करवाना पड़ेगा। बच्चों, आप लोग समय से अपना गृह कार्य भेजिए। अभी भी आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट टीचर्स को अपना गृह कार्य टाइम से जीमेल नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि आप लोग गृह कार्य करने में बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं। बच्चों, अब आप बड़े हो गए हैं, 8th क्लास में हैं, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के प्रति, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। सभी बच्चों को अपना गृह कार्य समय से भेजना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने आपको साय चैप्टर पूरा करवाया था, लेसन साय, और अब मैं आपको अगला चैप्टर पार्ट 7 प्यार का मंत्र पढ़ाने जा रही हूँ। इसका वाचन करवा रही हूँ। इसको अच्छे से आपको समझाऊंगी। आप लोग ध्यान से एक्सप्लेनेशन को सुनिएगा और उसके बाद अपना गृह कार्य कीजिएगा। पृष्ठ नंबर 55 निकालिए बच्चों। अपनी सृष्टि पुस्तक का पेज नंबर 55 निकालिए। चैप्टर का नाम है, लेसन का नाम है प्यार का मंत्र। इस पार्ट में बच्चों क्या बताया गया है कि हमारा जीवन जो है वो कल्याण कार्य के लिए हुआ है। हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है वो किस लिए मिला है कि हम दूसरों के लिए, दूसरों का कल्याण कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की सहायता कर सकें। इसलिए हमारा ये जन्म हुआ है, हमें ये जीवन मिला है। हमें अपने विवेक से आवश्यकता के अनुरूप काम करने चाहिए। हमें अपने विवेक से मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का उपयोग करके हमें जो है उसके अनुरूप ही काम करने चाहिए, ताकि मानव कल्याण हो सके, ताकि सबका हित हो। ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें सबका भला हो। ऐसा काम करके दिखाया था कुमार ने। ऐसा एक व्यक्ति था, उसने ऐसा काम करके दिखाया था जिसे राजा ने भी सम्मानित किया था। राजा ने उसको सम्मानित किया उसके कार्य के लिए। तो यही जानिए इस कहानी में, जो मैं आपको ये प्यार का मंत्र पढ़ाने जा रही हूँ, यही इस कहानी में बताया गया है। एक छोटा सा गांव था, उसमें केवल 30 गृहस्थों के घर थे। 30 गृहस्थों मतलब 30 फैमिलीज, 30 परिवार वहाँ उस गांव में रहते थे। एक दिन 30 गृह स्वामियों को एक जगह मिलना था। एक दिन यह डिसाइड हुआ कि 30 गृह स्वामियों मतलब 30 जो गृह के मुखिया थे, जो घर के मुखिया थे, उन तीनों को एक जगह मिलना था। पूरे गांव में ऐसी कोई जगह ना थी जहाँ वे इकट्ठे हो सकें। छोटा सा गांव था, ऐसी वो वहाँ कोई जगह नहीं थी जहाँ ये 30 आदमी बैठकर बातचीत कर सकें। कोई ऐसी जगह नहीं थी गांव में बैठकर आराम से एक दूसरे से आवश्यक बातचीत कर सकें। गांव की सीमा पर कुछ खाली ज़मीन थी। जहाँ गांव की सीमा थी वहाँ पर कुछ खाली ज़मीन पड़ी थी, उबड़ खाबड़ और धूल मिट्टी से भरी। थोड़ी उबड़ खाबड़ थी और वहाँ पर धूल मिट्टी बहुत होती थी। कुमार जो 30 गृह स्वामियों में से एक था, कुमार जिस व्यक्ति का नाम था वो भी 30 गृह स्वामियों में से एक व्यक्ति था, वहाँ आया। उसने कुछ स्थान साफ किया। तभी वहाँ एक आदमी और आ गया। कुमार ने उसके लिए भी स्थान साफ कर दिया। पहले उसने अपने लिए जगह बनाई, साफ किया, वहाँ पर धूल मिट्टी साफ की। जब एक आदमी वहाँ पर और आ गया तो उसने उसके लिए भी जगह बनाई और वहाँ धूल मिट्टी साफ की। 2-4 लोग और आ गए, वे भी कुमार के साथ लग गए। जब कुमार को उन्होंने देखा कि यहाँ पर गंदगी, ये धूल मिट्टी साफ कर रहा है, तो वे भी उसके साथ लग गए काम करने में। थोड़ी देर में ही वहाँ 30 आदमियों के खड़े होने की साफ सुथरी जगह बन गई। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने साफ सफाई की और थोड़ी देर में ही वहाँ ऐसी जगह बन गई बैठने लायक। बातों बातों में कुमार ने कहा, क्यों ना हम यहाँ चबूतरा बना दें। अब कुमार के दिमाग में ये आया, चबूतरा मतलब थोड़ा जहाँ पर जैसे एक मंच टाइप का होता है, जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा होकर स्पीच देता है, भाषण देता है या किसी को संबोधित करता है, इस तरह का एक चबूतरा बना दे। उसने यह सलाह दी ताकि बातचीत करने में सुविधा हो जाएगी। मतलब आगे से जब भी कोई बातचीत करनी होगी तो हम लोगों को सुविधा हो जाएगी, हम लोग यहीं पर बातचीत करेंगे। तुरंत सभी ने हामी भरी, सभी ने हाँ में सर हिलाया और ईंट पत्थर इकट्ठे हो गए और सब लोग सामान इकट्ठा करने लग गए। सब प्रतिदिन मिलकर बहुत परिश्रम करते। सब लोग रोज़ वहाँ आते, जैसे ये मजदूर लोग काम करते हैं, मिस्त्री लोग काम करते हैं, ऐसे ही रोज़ सब वहाँ यह व्यक्ति आने लगे और परिश्रम करते, बहुत मेहनत करते। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, उद्यम से चबूतरा तैयार हो गया। उद्यम मतलब इतनी मेहनत की, उन्होंने इतना परिश्रम किया कि उससे जो है चबूतरा एक बनकर तैयार हो गया। धीरे धीरे वहाँ एक कमरा भी बन गया। मेहनत करते गए और रोज़ काम करने से क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ एक कमरा तैयार हो गया। जल और चटाइयों का प्रबंध भी हो गया, मतलब पानी भी रख दिया गया और चटाई भी रख दी गई।
सब तरह की सुविधा वहाँ जुटा दी गई, कमरा बना दिया गया, जल भी पानी का प्रबंध कर दिया गया और चटाइयाँ भी बिछा दी गई। परिश्रम भी एक आदत। अच्छा, अब गांव के लोग आमोद प्रमोद के लिए भी वहाँ आने लगे। आमोद प्रमोद मतलब अपने अपने मनोरंजन के लिए वहाँ गांव के लोग आने लगे। परिश्रम भी एक आदत होती है बच्चों। गांव वासियों को परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी, उनको परिश्रम की ऐसी आदत पड़ी कि वे ज़रूरत पड़ते ही सड़क बना देते, पुल बना देते, तालाब खोद लेते, कुएं साफ कर देते। और इस सब का रिजल्ट क्या निकला? इस सब का नतीजा यह हुआ कि गांव में खुशहाली छा गई। कोई भी काम हो सभी मिलकर कर लेते थे, सारा गांव खुशहाल बन गया। वहाँ कोई भी काम हो सभी लोग अब आपस में मिलजुल कर लेते, क्योंकि सभी व्यक्तियों को क्या है, मेहनत की आदत पड़ गई थी, काम करने की आदत पड़ गई थी। उस गांव में कोई आलसी नहीं रह गया था। उस गांव का मुखिया इन सब बातों से बहुत दुखी था। अब मुखिया क्या था? कामचोर था, तो वो इन सब बातों से बहुत दुखी था। वह बार बार गांव वालों के काम में अड़ंगा लगाता, दखल देता। कोई अकेला मिलता तो समझाता कि क्यों कुमार की बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति उसे 30 में से अकेला मिलता तो वह उनको समझाता कि कुमार तो पागल आदमी है, क्यों तुम उसकी बातें सुन सुनकर अपना समय जो है वो नष्ट कर रहे हो। वास्तव में लोगों ने बुरे काम करने अब उस गांव में बंद कर दिए थे। इससे मुखिया की जो जुर्माने की आमदनी थी वो बंद हो गई थी। मतलब जो वो लोगों से जुर्माना लेता था कि कोई गलत काम करेगा तो मैं उसे पकड़ूंगा और उससे जुर्माना लूंगा, वह उसका पैसा आना बंद हो गया था। उसने कुछ सोचा और राजा के पास शिकायत कर दी। जब उससे कुछ ना हुआ तो उसने क्या करा? राजा के पास सबकी कंप्लेंट कर दी, शिकायत कर दी कि गांव के सभी आदमी जो हैं चोर हैं और नशा करते हैं, जुआ खेलते हैं, उपद्रव करते हैं। उपद्रव मतलब दंगा फसाद करते हैं और मारपीट के बिना बात ही नहीं करते। इस गांव के जितने भी लोग हैं वो सब दंगई हैं, चोर हैं, तमाशा करते हैं, जुआ खेलते हैं। उसने बोला राजा के पास, इससे गांव भर में उत्पात मचा हुआ है। राजा से उसने कहा इससे गांव भर में जो है बहुत उत्पात मचा हुआ है। शीघ्र ही कुछ प्रबंध न किया गया तो गांव में भले आदमियों का रहना दूभर हो जाएगा। उसने राजा से कहा कि अगर शीघ्र ही इस समस्या को सुलझाया नहीं गया, कुछ प्रबंध नहीं किया गया तो गांव में सभी का रहना मुश्किल हो जाएगा। वैसे तो मैं उन लोगों से परेशान ही हूँ। वो कहता है मुखिया राजा के पास जाकर कि वैसे भी मैं उन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सभी ने मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। अगले पेज पे देखेंगे बच्चों, राजा की आज्ञा से मुखिया जो है सबको बांधकर राजा के सामने ले गया। राजा ने आज्ञा दी उसे कि सबको मेरे पास ले आओ बांधकर। राजा ने ना कुछ पूछा ना सुना, बस कह दिया हाथी के पैरों से कुचलकर इन्हें मार डालो। राजा ने किसी की बात नहीं सुनी, ना उनसे कुछ पूछा, सीधे अपने जो सिपाही थे उनको हुक्म दे दिया कि सबको हाथी की पाँव के नीचे कुचलकर मार डालो। राजमहल के बाहर मैदान में उन्हें लिटा दिया गया। सभी के हाथ पैर बंधे थे। कुमार ने सबको समझाया, कुमार जो वही मेहनती व्यक्ति था, उसने सबको समझाया चुपचाप लेटे रहना, हाथी को प्यार से देखना और राजा पर भी क्रोध ना करना। सब व्यक्तियों को उसने समझाया कि चुपचाप लेटे रहना, जो हो रहा है होने देना, हाथी को प्यार से देखना और राजा से भी कोई गुस्सा मत करना, कोई कुविचार मन में ना लाना, कोई बुरा ख्याल अपने मन में ना लाना। सबने ठीक वैसा ही किया जैसा कुमार ने कहा था। राजा के महावतों ने, महावत क्या होता है बच्चों? महावत जो हाथी चालक मतलब जो हाथी को चलाता है, हाथी को देखता है। राजा के महावतों ने हाथी छोड़ दिया। हाथी उन लोगों के पास पहुंचकर चिंगाड़ता हुआ वापस लौट गया। हाथी आया वहां पर, उन लोगों को देखा उसने और चिंगाड़ता हुआ वापस लौट गया। दूसरा हाथी मंगवाया गया पर वह भी आगे ना बढ़ा। तीसरा, चौथा और फिर बारी बारी से कई हाथी बुलाए गए कि ये हाथी जो है अब इनको अपने पैरों के नीचे कुचलेगा। लेकिन सुबह से शाम हो गई पर हाथियों ने किसी को नहीं कुचला, सब चुपचाप वहां से चले गए। सारे हाथी चुपचाप धीरे धीरे वापस चले गए। राजा ने कहा जान पड़ता है इनके हाथ में कोई दवा है जिसके कारण हाथी इनके पास जा नहीं पाते। अब राजा को भी लगा, कहता है कि इनके हाथ में कोई ऐसी दवा है जो हाथी इनके पास जा ही नहीं रहे हैं और वापस लौट जाते हैं। ढूंढने पर उनके पास कुछ भी ना मिला। जब ढूंढा तो उन व्यक्तियों के पास कुछ ना मिला। अब राजा ने कहा ये जरूर कोई मंत्र तंत्र जानते हैं। उन्होंने खुद ही पूछा, अब राजा ने खुद ही पूछा तो कुमार ने उत्तर दिया, महाराज हम कोई मंत्र तंत्र नहीं जानते, हम सब साधारण गृहस्थ हैं, एक सिंपल से साधारण से फैमिली वाले हैं, गृहस्थी वाले हैं, परिश्रम कर अपने अपने परिवारों का पालन करते हैं। हम सभी जीवों से प्यार करते हैं, सारे जानवरों पर हम प्यार करते हैं, दया करते हैं, जीव हिंसा नहीं करते, जानवरों को नहीं मारते, दूसरों की चीज़ नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, नशा नहीं करते और सभी को अपना मित्र मानते हैं। ये बताता है कुमार राजा को, गांव की आवश्यकता अनुसार यथाशक्ति तालाब और कुएं खोद देते हैं। बताता है जितनी हमारी सामर्थ्य है हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी मेहनत के अनुसार गांव में कुआं खोद देते हैं, तालाब बना देते हैं और घर और सड़कें बना देते हैं। यही हमारा
काम है, वह राजा से बताता है। सब बताने के बाद वह कहता है, महाराज यदि हम लोग कोई मंत्र जानते हैं तो यही हमारा मंत्र है, मेहनत करना हमारा काम है, यही हमारी आमदनी है। मेरे साथियों ने गांव की काया ही पलट दी, मेरे साथियों ने इतनी मेहनत की कि उस गांव की काया ही, उस गांव का पूरा नक्शा ही बदल दिया। मुखिया जी अप्रसन्न है, कहता है मुखिया जी हमसे खुश नहीं है, क्योंकि बुरे कामों से उन्हें जो आमदनी थी वह रुक गई है, उनकी रोजी रोटी ठप पड़ गई है, इसलिए उन्होंने आपसे शिकायत की, कहता है वो। राजा ने गांव की विकास की बात सुनी, गांव के डेवलपमेंट की बात सुनी, तो मुखिया से पूछताछ की। उन्होंने मुखिया को भी हाजिर करवाया और उससे पूछताछ की, उसी को दोषी पाया और उसे दंड दिया राजा ने। अपने अनुचित व्यवहार के लिए राजा ने कुमार तथा उसके साथियों से क्षमा मांगी और कुमार को गांव का प्रबंधक नियुक्त किया। कुमार को गांव का प्रबंधक बना दिया, गांव की भलाई के लिए वह सारे कार्य करेगा, तथा एक हाथी सम्मानपूर्वक उसको भेंट किया, उपहार में दिया। सभी खुशी खुशी अपने घर चले गए। ये था बच्चों आपका छोटा सा पाठ है, छोटी सी कहानी है, प्यार का मंत्र, जिसमें मेहनत के बारे में बताया गया है कि यदि हम कोई भी काम मेहनत से करते हैं तो हमारे साथ जो है सारे अच्छे व्यक्ति जुड़ जाते हैं, सभी हमारा सम्मान करते हैं और हमारे साथ अच्छा ही अच्छा होता है। इसीलिए बच्चों मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी थोड़ी सी मेहनत करिए, वीडियो को देखिए, एक्सप्लेनेशन करिए, अच्छे बच्चे बनिए, समय से अपना गृह कार्य पूरा कीजिए, उसको सेंड कीजिए, गृह कार्य को अपने पास रखकर मत रखिए। यदि आपने उसको किया है तो उसे जीमेल पे सेंड कीजिए। अगर जीमेल पे वो किसी कारणवश सेंड नहीं हो रहा है बच्चों, तो प्लीज़ अपनी कॉपी जो है, अपनी नोटबुक जो है तैयार रखिए कार्य करके, और उसको जब हम बीच में विद्यालय आते हैं, स्कूल आते हैं, आप लोग अपनी कॉपी वहाँ दिखाइए, वहाँ दीजिए हमें, हम वहाँ चेक करेंगे। लेकिन उस गृह कार्य को पूरा कीजिए समय से, उसमें ढिलाई मत कीजिए, उसको छोड़िए मत, समझिए बच्चों। अब मैं नेक्स्ट वीडियो आपको, अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट लेसन पढ़ाऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी। लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग अपना गृह कार्य समय से पूरा करें और अच्छे से उसको हमको करके भेजें, ठीक है बच्चों। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ज़रूर अपना गृह कार्य टाइम से पूरा करेंगे और मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।